होंगी आपसे। अपन पढ़ रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स, उसमें अपन ने एक सर्विस मॉडल पढ़ लिया था, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस की क्लाउड ने मुझे हार्डवेयर, क्लाउड ने मुझे नेटवर्क दैट इज बैंडविड्थ, क्लाउड ने मुझे स्टोरेज, डेटाबेस, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा दी। सेकंड सर्विस मॉडल है, फर्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, वो उसके पार्ट्स थे। सेकंड आपका सर्विस मॉडल है दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्लाउड आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सकता है एज अ सर्विस, इसको बोला जाता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्लाउड ने प्लेटफॉर्म दे दिया। प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें दी उसने, एक तो मुझे उसने ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, प्लेटफॉर्म के लिए उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। प्लेटफॉर्म में होगा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, डेटाबेस एंड वेब सर्वर्स। देखो प्लेटफॉर्म पे ये चार चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, डेटाबेस एंड वेब सर्वर्स। ये प्लेटफॉर्म चाहिए किनको होता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं। कोई भी बंदा किसी चीज का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, कोई भी बंदा किसी चीज का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहा है, जो प्रोग्रामर्स हैं जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, लाइक विंडोज कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जिसपे वो सॉफ्टवेयर रन करके देखेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, हर एक लैंग्वेज को एग्जीक्यूट होने के लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत है। जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में लेते हैं, आज ह्यूमंस की लैंग्वेज होती है, इंसानों की लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ऐसी गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज है। गुजराती जो लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज को रन करने के लिए, गुजराती लैंग्वेज को चलने के लिए उसको एक एनवायरनमेंट की जरूरत है। कैसा एनवायरनमेंट, गुजरात के जिस तरीके के लोग हैं उस तरीके का एनवायरनमेंट की जरूरत है। गुजराती लैंग्वेज राजस्थान में नहीं चल सकती क्योंकि राजस्थान के लोगों को गुजराती नहीं आती। तो गुजराती लैंग्वेज रन करने के लिए जो उसको एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट बोलते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी होती हैं, जैसे कि C++, जावा, PHP, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ऐसा नहीं है आपने कंप्यूटर में ये लैंग्वेज डाली और चल गई आपकी लैंग्वेज, नहीं, आपको इनके लिए चलाने के लिए एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। जैसे PHP चलाने के लिए ड्रीम व्यूअर आपके पास होना चाहिए। PHP लैंग्वेज अगर आपको चलानी है, PHP लैंग्वेज को अगर आपको रन करना है, तो आपके कंप्यूटर में ड्रीम व्यूअर होना चाहिए, तभी PHP लैंग्वेज चल सकती है। तो ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट्स की जरूरत होती है। ड्रीम व्यूअर क्या हो गया, इसके लिए एनवायरनमेंट हो गया। तो अलग अलग एनवायरनमेंट की आपको जरूरत होती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होगा उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट भी चाहिए होगा, उसको डेटाबेस भी चाहिए होगा जहां सारी चीजों को वो स्टोर कर सके, और वेब सर्वर्स भी चाहिए होंगे जो वेब सर्विसेज उसको प्रोवाइड करवा सके, वो भी उसको चाहिए होंगे। तो ये सारी चीजें कौन दे सकता है, उसको क्लाउड दे सकता है। तो क्लाउड पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म भी ऐसा सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, कि अगर उनको कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना है या पुराना सॉफ्टवेयर रन करके देखना है, कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपको नया सॉफ्टवेयर बनाना है या पुराना सॉफ्टवेयर रन करके देखना है, तो आप इसी प्लेटफॉर्म पे आसानी से डेवलप या रन करके देख सकते हैं। आपको कोई भी हार्डवेयर और कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें क्लाउड से ले सकते हैं, क्लाउड से इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्लाउड ने क्या किया, आपको पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया उस चीज को रन करने के लिए। प्लेटफॉर्म में चार चीज होती हैं, पहली चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड चीज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, देन डेटाबेस, देन वेब सर्विस। ये चार चीजें आपको चाहिए अगर आपको किसी को रन करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोई नया सॉफ्टवेयर चलाना है, पुराने सॉफ्टवेयर को रन कर देखना है, उसको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिंकिंग, स्टोरेज, किसको कितनी जगह चाहिए, ये सब मैनेज कौन करेगा, ये सब अपने आप ही जो प्रोवाइडर है उसको मैनेज कर लेगा। मुझे टेंशन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को रिसोर्स अलोकेट करने की जरूरत नहीं है। रिसोर्स अलोकेट मतलब सपोज ये सॉफ्टवेयर है, इसको
2 MB की जरूरत है रन करने के लिए, सब 2 MB नहीं, इस सॉफ्टवेयर का एक छोटी सी एप्लीकेशन है, उसको रन करने के लिए 2 MB की जरूरत है। अब मैं इसको अलॉट नहीं करूंगी, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं अलॉट नहीं करूंगी कि इसको रन करने के लिए 2 MB की जरूरत है। अपने आप ही क्लाउड, मैंने सॉफ्टवेयर बनाकर मैं क्लाउड पे चला रही हूँ सिर्फ, तो क्लाउड अपने आप ध्यान रखेगा कि इस ऐप को 2 MB की जरूरत है तो इसको 2 MB दे दी। आपके सॉफ्टवेयर की कोई दूसरी ऐप है उसको 4 MB की जरूरत है तो क्लाउड अपने आप उसको 4 MB दे देगा। कौन सी चीज किससे लिंक होगी, जैसे कि लोडर्स होते हैं, लिंकर्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, लोडर्स जो आपकी चीज को लोड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, जो चीजों को कनेक्ट करते हैं, तो कौन सी चीज किससे कनेक्ट होगी, किसका किसके साथ कनेक्शन जरूरी है उस चीज को चलाने के लिए, ये सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर, जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर, वो ध्यान रखेगा कितना हार्डवेयर, कितना सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, ये सारा काम कौन करेगा, प्रोवाइडर करेगा। ये होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको सिर्फ पे पर यूज बेसिस पे ये सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, पे पर यूज, जितना यूज करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब क्या, सॉरी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड ने अपन को पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म दे दिया, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट, डेटाबेस एंड वेब सर्वर्स। ये प्लेटफॉर्म किनको चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को चाहिए, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या पुराना सॉफ्टवेयर उस पर रन करने के लिए। तो इसकी हेल्प से, इस प्लेटफॉर्म पे वो आसानी से ये काम कर सकते हैं, उनको कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज लिंकिंग की जरूरत नहीं है, क्लाउड अपने आप लिंकिंग करेगा, क्लाउड अपने आप जितनी स्पेस जिस सॉफ्टवेयर को चाहिए, जिस एप्लीकेशन को चाहिए, अपने आप वो दे देगा। आपको मैनुअली कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये काम सारा आपका पे पर यूज बेसिस पे हो जाएगा। बस इसमें एक चीज लिमिटेशन होती है, सिर्फ एक ही लिमिटेशन होती है इसकी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की, कि अपन को फिक्स हो जाता है, मतलब अपन को उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही काम करना पड़ेगा, अपन उसके अलावा कोई और एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते अगर क्लाउड से वो सर्विसेज ले रहे हो। सपोज क्लाउड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे क्या दे रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है, पर मेरे को मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स चाहिए, मुझे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम परफॉर्म करना है। पर अगर मैं क्लाउड से प्लेटफॉर्म मांग रही हूँ, क्लाउड के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मुझे इसी पे काम करना पड़ेगा, मैं लाइनेक्स पे काम नहीं कर सकती। सपोज क्लाउड जो है वो वेब ब्राउजर आपको कौन सा दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दे रहा है। वेब ब्राउजर क्लाउड आपको जो चाहिए वेब एप्लीकेशन रन करने के लिए, वो कौन सा दे रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और मुझे पसंद है गूगल क्रोम, मुझे गूगल क्रोम पे काम करना अच्छा लगता है, पर अगर मैं क्लाउड से सर्विसेज ले रही हूँ तो मुझे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करना पड़ेगा, मैं गूगल क्रोम से काम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही आपको काम करना पड़ेगा, लिमिटेड हो गया कि उसी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा, उसके अलावा पर और कोई एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकते। समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। थर्ड सर्विस मॉडल है क्लाउड का, दो पढ़ चुके, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। क्लाउड का थर्ड सर्विस मॉडल है दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, अभी तो सॉफ्टवेयर बनाया था, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिए तो वो भी आप क्लाउड से डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको खुद को सॉफ्टवेयर भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्लाउड सब कुछ देता है। तो क्लाउड यहाँ पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी आपको एज अ सर्विस दे सकता है, मतलब बहुत सारी सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो एक तरीका तो ये है कि मेरे कंप्यूटर में MS वर्ड होना चाहिए, उस पर डॉक्यूमेंट बनाऊं। अगर मैं क्लाउड की हेल्प से डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ तो ऑनलाइन गूगल डॉक्स करके एक आती है ऐप या साइट, वो तो ऐप आती है, उसकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हो। तो गूगल डॉक्स की हेल्प से मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, तो मुझे इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लाउड से लिया और जितना यूज करूंगी उतना उसको पे कर दूंगी। सपोज कोई इमेज को आपको एडिट करना है, एक तरीका तो ये आपके कंप्यूटर में जो एडिटर है, इमेज एडिटर, उसको काम में लो। एक तरीका ये है pixlary.com पे जाओ और वहां आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हो। आपको ये सॉफ्टवेयर क्लाउड ने पूरा का पूरा, गूगल डॉक्स का सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा, pixlary.com, ये जो है क्लाउड आपको इसकी सर्विसेज दे रहा है। आपको सॉफ्टवेयर को खुद को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इनकी सर्विसेज को काम में लो और जितना काम में लो उसके बदले उसको पे कर दो। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, क्लाउड ने आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी क्लाउड एज अ सर्विस दे देता है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो गूगल डॉक्स की हेल्प से आसानी से डॉक्यूमेंट बना सकते हो। अगर आपको कोई इमेज एडिट करनी है तो pixlary.com की हेल्प से इमेज एडिट कर सकते हो। आपको उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं।
ठीक है। देन ये जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इसके कुछ अपने इंस्टेंसेस हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो पढ़ा अपन ने कि क्लाउड ने अपन को पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा दिया, तो इसके कुछ इंस्टेंसेस होते हैं। इंस्टेंसेस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के कुछ पार्ट्स होते हैं कि सॉफ्टवेयर में भी क्लाउड मुझे क्या क्या सर्विस के तौर पे दे रहा है। तो इंस्टेंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इंस्टेंसेस ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसके इंस्टेंसेस, इसके पार्ट्स क्या हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पहला इसका इंस्टेंस है दैट इज टेस्टिंग एज अ सर्विस। क्लाउड आपको टेस्टिंग भी सर्विस के तौर पे दे सकता है। मतलब अगर आपको किसी चीज को टेस्ट करना है तो वो भी क्लाउड आपको एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। मतलब क्या क्या देगा यहाँ पे, क्लाउड यूजर्स को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज दे सकता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या हुआ मैडम, सपोज मैंने खुद ने एक सॉफ्टवेयर बनाया अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब मुझे चेक करना है कि जो ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है ये सही काम करेगा या गलत करेगा। तो इसको जो चेक करना है, मुझे इसको टेस्ट करना है कि ये सही काम करेगा या गलत, वो भी मैं क्लाउड से सर्विसेज ले सकती हूँ। क्लाउड मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैपेबिलिटी दे सकता है। मतलब क्लाउड जो है वो टेस्ट डेटा को जनरेट कर सकता है आपके लिए। टेस्ट डेटा मतलब आप ये डेटा इस पे चलाओ, लाइक क्लाउड ने कहा आप एडिशन करो 2 + 2.4 + 5 - 6 × 7। क्लाउड ने मुझे ये डेटा जनरेट करके दिया और बोला अब आप अपने सॉफ्टवेयर में चलाओ और देखो इसका आंसर क्या आएगा। क्लाउड अपना आंसर बता देगा किसका आंसर ये आना चाहिए था, आप अपने सॉफ्टवेयर पे देख लो। अगर आपका सॉफ्टवेयर गलत आंसर दे रहा है, क्या पता मैंने एडिशन के लिए ऐसा बनाया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटीजर्स ऐड हो सकते हैं। इंटीजर्स मतलब डेसिमल नंबर्स ऐड नहीं हो सकते। तो आपने 2 + 2.4 किया, तो अगर आपके सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी नहीं थी तो वो सॉफ्टवेयर आपका गलत आंसर दे देगा। तो टेस्ट डेटा को भी क्लाउड आपके लिए जनरेट करके दे सकता है कि अगर ये टेस्ट डेटा इसको चलाकर देखो आपके कंप्यूटर में सही चलेगा नहीं चलेगा, आपके सॉफ्टवेयर में ये सही चलेगा नहीं चलेगा। क्लाउड आपके लिए टेस्ट केसेस भी जनरेट कर सकता है। केसेस होते हैं केस 1, केस 2, केस 3। आप ये केस डाल के देखो, फिर ये केस डाल के देखो, फिर ये केस डाल के देखो, फिर ये केस डाल कर देखो, तो आपका सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी क्लाउड कर सकता है। क्लाउड जो है वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है। टेस्टिंग एंड सर्विस में एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्ट केसेस, आपके लिए जो टेस्ट केसेस हैं वो भी क्लाउड एग्जीक्यूट कर कर आपको दिखा सकता है। आपका सॉफ्टवेयर आपको सही, आपको देखना है सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपके जो टेस्ट केसेस हैं उसको आप क्लाउड की हेल्प से भी रन कर सकते हो। क्लाउड पे अपने सॉफ्टवेयर को डाल दो, फिर उस पे टेस्ट केसेस चलाकर देख सकते हो कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। क्लाउड जो है वो टेस्ट के जो रिजल्ट आए, टेस्ट का जो रिजल्ट आया उसको इवेलुएट करने में भी आपकी हेल्प कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज बेसिस। जितना आप पे करोगे उतना आपको उसकी सर्विस मिल जाएगी। टेस्ट का रिजल्ट सही है कि गलत है ये भी अपन क्लाउड से पूछ सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, क्या आंसर आना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई, या जो भी है। तो आपको कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करनी है अपने सॉफ्टवेयर की, तो वो भी क्लाउड आपको फैसिलिटी दे रहा है। टेस्टिंग एज अ सर्विस कि क्लाउड आपको पूरी के पूरी टेस्टिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है। मतलब क्लाउड आपके लिए आपको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज। आप टेस्ट डेटा आपके लिए जनरेट कर सकता है, टेस्ट केसेस आपके लिए जनरेट कर सकता है, आपके लिए एग्जीक्यूट कर सकता है टेस्ट केसेस को, एंड टेस्ट के रिजल्ट को आपको इवैल्यूएट कर भी बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पे पर यूज। तो अगर किसी चीज को टेस्ट करना है तो वो भी अपन क्लाउड की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर का इंस्टेंस, ये सेकंड है दैट इज एपीआई एज अ सर्विस। एपीआई एज अ सर्विस, अगर आपको एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी क्लाउड से चाहिए तो वो भी क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाने के लिए तैयार है। एपीआई एज अ सर्विस वो भी आपको प्रोवाइड कराने के लिए। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि क्लाउड आपको ये अलाउ करता है कि जो यूजर्स हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं फंक्शनैलिटी, यूजर्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल मैप्स काम में ले सकते हो कि वेब सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को अपन और एक्सप्लोर कर रहे हैं। पेरोल प्रोसेसिंग को आप यूज में ले सकते हैं। पेरोल प्रोसेसिंग जो सैलरी कैलकुलेट करने का जो प्रोसीजर होता है उसको पेरोल प्रोसेसिंग कहते हैं। तो एपीआई एज अ सर्विस
क्लाउड यूजर को अलाउ करता है कि जो वेब सर्विसेज है उनकी सर्विसेज को आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, वेब सर्विसेज की फंक्शनैलिटी को आप और एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे गूगल मैप्स, पेमेंट प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर थर्ड इंस्टेंस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के अंदर थर्ड इंस्टेंस है, दैट इज ईमेल एज अ सर्विस। क्लाउड आपको ईमेल की भी एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, ईमेल एज अ सर्विस। क्या होता है ईमेल एज अ सर्विस? मतलब यहाँ पे क्लाउड आपको हेल्प करता है, आप ईमेल करना चाहो तो कर सकते हो, आप अपने ऑफिस का काम कोई ऑटोमेट करना चाहते हैं तो वो भी क्लाउड की हेल्प से कर सकते हैं। मतलब जो भी ईमेल के अंदर काम होता है, आर्चिविंग, स्पैम ब्लॉकिंग, ये सारे काम क्लाउड आपको प्रोवाइड करवाता है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के 3 इंस्टेंसेस हैं। पहला है टेस्टिंग एज अ सर्विस, कि अगर आपको टेस्ट सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने की कैपेबिलिटी क्लाउड आपको दे रहा है, टेस्ट डेटा जनरेट कर सकता है आपके लिए टेस्ट केसेस जनरेट कर सकता है, आपके लिए टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है और टेस्ट के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट भी कर सकता है। API एज अ सर्विस, ये अलाउ करता है यूजर्स को कि आप अपनी फंक्शनल वेब सर्विस की जो फंक्शनलिटी उसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल मैप्स, पेरोल प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ईमेल एज अ सर्विस की ईमेलिंग कर सकते हैं, ऑफिस का काम ऑटोमेशन बना सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं, आर्चिविंग, स्पैम ब्लॉकिंग, ये सारे काम, ये सारी फैसिलिटी भी क्लाउड आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो बेसिकली अपने 3 सर्विस मॉडल्स क्लाउड के पढ़ लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अदर सर्विस मॉडल्स होते हैं, और भी सर्विस मॉडल्स होते हैं क्लाउड के, अदर सर्विस मॉडल्स। बेसिकली तो वो 3 ही होते हैं। और सर्विस मॉडल्स क्लाउड के क्या क्या होते हैं? पहला है इसके अंदर कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। क्लाउड आपको कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, कम्युनिकेशन भी एज अ सर्विस के तौर पे आपको प्रोवाइड करवा सकता है क्लाउड। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, CaaS। ये जो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस है, ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की जैसा सही है, बस यहाँ फोकस किस पे किया गया है? यहाँ कम्युनिकेशन पे फोकस किया गया है। यहाँ कम्युनिकेशन मतलब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे वॉइस कम्युनिकेशन होता है, वॉइस कॉल होता है, इन पे फोकस किया गया है। यहाँ पे आपको क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा कम्युनिकेशन, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको बॉदर होने की जरूरत नहीं है। ये क्लाउड जो प्रोवाइडर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। प्लस वो गारंटी देते हैं जो प्रोवाइडर्स होते हैं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी, क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब अच्छी क्वालिटी का कम्युनिकेशन होगा, नेटवर्क इश्यूज नहीं आएंगे कम्युनिकेशन करते टाइम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की गारंटी दी जाती है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बॉदरेशन रखने की हमको जरूरत नहीं है, प्रोवाइडर अपने आप ही ध्यान रखेगा कितना हार्डवेयर कितना सॉफ्टवेयर चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कैपिटल में आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से होते हैं? लाइक VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कॉल करते हैं, चाहे व्हाट्सएप का वॉइस कॉल हो चाहे व्हाट्सएप का वीडियो कॉल हो, तो इंटरनेट के थ्रू जो आप वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब इंटरनेट के थ्रू जो कॉल करते हो, ये क्लाउड आपको प्रोवाइड करवा रहा है। इंस्टेंट मैसेजिंग, आपके कोई मैसेज करना है, कोलैबोरेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी क्लाउड आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस में क्या हुआ कि क्लाउड ने, ये सेम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, बस यहाँ फोकस किस पे किया गया है? कम्युनिकेशन पे, लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। कितना क्या हार्डवेयर लगेगा, सॉफ्टवेयर लगेगा, उसकी बॉदरेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, प्रोवाइडर अपने आप मैनेज करेगा कि उसको कम्युनिकेशन करने के लिए कितने हार्डवेयर कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्लाउड अपन को गारंटी भी देता है, प्रोवाइडर गारंटी भी देता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस हम हमेशा प्रोवाइड करवाएंगे, अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज हम देंगे, कैपिटल का ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, जैसे VoIP हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, ये सारी फैसिलिटीज अपन को कौन प्रोवाइड करवा रहा है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर अदर सर्विस मॉडल में, नेक्स्ट है दैट इज डेटा एज अ सर्विस। आपको अगर कोई डेटा चाहिए तो वो भी आप क्लाउड से ले सकते हैं। आपको अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डेटा चाहिए, डेटा किसी यूजर को कोई डेटा चाहिए, किसी सिस्टम को रन करने के लिए कोई डेटा चाहिए, कोई एप्लीकेशन को कोई भी डेटा चाहिए, तो वो क्लाउड से आसानी से ले सकता है। डेटा में क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट डेटा हो सकता है, इमेज की फॉर्म में डेटा हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में डेटा हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में डेटा हो सकता है। तो आपको कोई भी डेटा चाहिए, चाहे यूजर को, चाहे सिस्टम को, चाहे एप्लीकेशन को, हर तरीके का डेटा आपको क्लाउड प्रोवाइड करवा देगा।
जैसे गूगल है, आपको जो डेटा चाहिए गूगल पे लिखो, गूगल आपको वो डेटा दे देगा। तो क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी रखनी जरूरी है, तो यहाँ पे आपका ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ रिलायबल बंदा ही चेक एक्सेस कर सकता है, ऑथराइज बंदा ही एक्सेस कर सकता है, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। एंड डेटा एनक्रिप्शन काम में लिया जाता है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे दो चीजें काम में ली जाती हैं, क्लाउड अपने आप ही काम में लेता है। एक तो डेटा एनक्रिप्शन की कोडेड फॉर्म में, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो कोडेड फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। और ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की सिर्फ ऑथराइज बंदा ही ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी के लिए ये चीज करी जाती है। यहाँ पे डेटा ओन कौन कर रहा है, देखो डेटा ओन कौन कर रहा है, जो प्रोवाइडर है सारा डेटा उसका है, ओन वो कर रहा है। तो मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को रीड करने की परमिशन है। आप गूगल पे जो भी डेटा देखते हो, विकिपीडिया या कुछ भी, आपको अगर उसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अपने पास सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करने की परमिशन होती है, सिर्फ पढ़ने की। उसमें चेंजेस मॉडिफिकेशंस करने की परमिशन अपने पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसके ओनर नहीं है। ओनर कौन है? गूगल उसका ओनर है। तो डेटा यहाँ पे प्रोवाइडर का पास कंट्रोल होता है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करने की परमिशन होती है, बाकी और कोई परमिशन नहीं होती। यहाँ आप डेटा के लिए पे करते हो, कितना वॉल्यूम ऑफ डेटा आपने यूज किया है एंड कौन सा टाइप डेटा का काम में लिया है। वीडियो काम में लेते हो, बहुत ज्यादा काम में लेते हो तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट काम में लेते हो और कम काम में लेते हो तो कम पे करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना आपने काम में लिया, कौन सी तरीके का डेटा काम में लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो डेटा एज अ सर्विस, मतलब अगर आपको डेटा भी चाहिए तो आप डिमांड से क्लाउड से ले सकते हैं। वो डेटा भी किनको चाहिए होगा डेटा, या तो यूजर्स को, या सिस्टम को, या एप्लीकेशन को। किस तरीके का डेटा चाहिए होगा, तो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। तो जो भी डेटा होता है उस पर आप ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डेटा एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी लगाते हैं उसको सिक्योर रखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे डेटा ओन कौन करता है, जो प्रोवाइडर्स हैं वो। तो मेरे पास कंट्रोल नहीं है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को रीड कर सकती हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती। एंड यहाँ पे जो आप पे करते हैं वो वॉल्यूम बेसिस पे एंड डेटा किस टाइप का है उस बेसिस पे यहाँ पे आप पे करते हैं। कितना क्वांटिटी में डेटा को यूज में लिया एंड कौन सी तरीके का डेटा काम में लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। तो अदर सर्विस मॉडल्स में अपन ने एक तो पढ़ लिया कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, सेकेंड अपन ने पढ़ लिया डेटा एज अ सर्विस, थर्ड है अदर सर्विस मॉडल के अंदर दैट इज सिक्योरिटी एज अ सर्विस। हाँ जी, थर्ड है अदर सर्विस मॉडल में दैट इज सिक्योरिटी एज अ सर्विस। अगर आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी आप क्लाउड से ले सकते हो। SEC सिक्योरिटी एज अ सर्विस। SEC को सिक्योरिटी बोल रहे हैं, एज अ सर्विस। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो वो भी आप क्लाउड से ले सकते हो। ये एक नई अप्रोच है क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये नई अप्रोच आई है। देखो, वैसे तो आपका खुद का क्लाउड बहुत सिक्योर्ड है। जैसे क्लाउड है, सपोज मैंने AWS जो क्लाउड है उस पे मैंने मेरा कोई डेटा रख रखा है, उस पे मैंने मेरा डेटा रख रखा है। AWS जो क्लाउड है उस पे ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी हुई है कि इसको भी कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। AWS वाले क्लाउड की सिक्योरिटी ही क्लाउड के अंदर ट्रांसफर करना, उसको कहते हैं सिक्योरिटी एज अ सर्विस। क्लाउड की सिक्योरिटी ही क्लाउड के अंदर ट्रांसफर करो। इसकी सिक्योरिटी अपन इस डेटा पे भी सिक्योरिटी, मैंने क्लाउड से सिक्योरिटी मांगी, अब मेरे इस डेटा पे भी सिक्योरिटी लग गई। तो अगर कोई बंदा क्लाउड पे भी आ गया तो मेरे अंदर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज नोन एज सिक्योरिटी एज अ सर्विस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में लॉकर्स होते हैं, बैंक्स में लॉकर होते हैं, ठीक है। लॉकर में क्या होता है, लॉकर में आपको कोई भी लॉकर ओपन करना है तो उसके लिए आपको 2 की एक साथ डालनी पड़ती है। कोई भी लॉकर ओपन करना है 2 कीज डालनी पड़ती है। एक की तो बैंक के मैनेजर के पास होती है जिसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं होती, एक की यूजर के पास होती है, आपके पास होती है, जो आपका लॉकर है। वो दोनों की जब लॉकर में डलती है तब लॉकर ओपन होता है।
पर मुझे बैंक के लॉकर दोनों की डलेगी तभी लॉकर ओपन होगा, मुझे पता है। पर मैंने और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाने के लिए उस लॉकर के बाहर जो ताला था, उस लॉकर के बाहर मैंने मेरा एक पर्सनल ताला लगा दिया, मैंने एक पर्सनल लॉक लगा दिया। उस ताले की चाबी, अब इस अगर कोई बंदा आया, कोई चोर आया, तो वो इस तो ताले को तो तोड़ ही सकता है, आराम से तोड़ सकता है वैसे तो। पर मैंने मेरी सिक्योरिटी, मेरी सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन, मैंने एक ताला और लगा दिया। तो आप कभी अगर आपने लॉकर में पैसा रखा है या लॉकर में कुछ रखा है तो जाकर देखना, 90% लोग, मतलब मैं भी 90% में आती हूँ, मैं भी 90% लोग उस लॉकर के बाहर भी खुद का ताला लगाते हैं। क्यों? उसको और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि अपन को डर रहता है कि क्या पता मैनेजर के पास इस की डुप्लीकेट कॉपी हो जो उसने मुझे दे रखी है, क्योंकि बैंक ने तो इश्यू किया मुझे वो चाबी। और अगर मैनेजर मेरा कभी लॉकर खोल कर देख लिया मैनेजर ने मेरे लॉकर में क्या है क्या नहीं, तो उससे बचने के लिए मैंने उस लॉकर के बाहर भी मेरा ताला लगा दिया कि उस ताले की चाबी तो मेरे पास है, जब तक मैं वो ताला नहीं खोलूंगी तब तक आप मैनेजर और आप यूजर उस लॉकर के अंदर वो दोनों चाबियां नहीं डाल सकते और फिर वो लॉकर ओपन नहीं हो सकता। तो सिक्योरिटी के अंदर भी और सिक्योरिटी लगाना, उसको अपन क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एज अ सर्विस। तो क्लाउड की सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर आ रही है, उसको क्लाउड का जो और अंदर का डेटा है उसको थ्रेट से बचाने के लिए, उसको अपन सिक्योरिटी एज अ सर्विस कह देते हैं। तो कोई थ्रेट ना है उससे बचने के लिए क्लाउड से ही क्लाउड की सिक्योरिटी अपन उधार में ले, ठीक है। एंड लास्ट इसका सर्विस मॉडल है दैट इज आइडेंटिटी एज अ सर्विस। आइडेंटिटी एज अ सर्विस क्या होती है? आइडेंटिटी एज अ सर्विस, आइडेंटिटी एज अ सर्विस क्या होती है भाई? आइडेंटिटी एज सर्विस मतलब यहाँ पे यूजर को फैसिलिटी, यूजर को एबिलिटी दी जाती है कि आप ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम में ले सकते हैं। ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब आईडी प्रूफ, आपका आईडी एंड पासवर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी आप खुद एक्सेस कर सकते हैं। जो मैनेज कौन कर रहा है, इसको थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है। ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया किसने? थर्ड पार्टी ने। मैनेज कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। जैसे कि कोई डायरेक्टरी सर्विसेज है, रिस्क एंड इवेंट मॉनिटरिंग है, सिंगल साइन ऑन सर्विसेज है, ये सब भी आप क्लाउड से उधार में ले सकते हो। सिंगल साइन ऑन, ध्यान है ये वर्ड अपन ने पढ़ा था ग्रिड कंप्यूटिंग में, सिंगल साइन ऑन, कि एक यूजर एक ही बार साइन इन कर सकता है अगर उसको कोई रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। तो रिसोर्सेज को एक्सेस करना तो साइन इन करना है, साइन इन करने के लिए उसको आईडी एंड पासवर्ड चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए उसको। ये आईडी पासवर्ड भी मैं क्लाउड से उधार में ले सकती हूँ कि मुझे एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे आईडी पासवर्ड उधार में चाहिए, आईडी भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए। फिर मैं जितना यूज करूंगी उसके बाद आपको पे कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगी आपको, आपकी आईडी पासवर्ड वापस रिटर्न कर दूंगी। तो ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूजर आसानी से यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या सर्विस मॉडल्स और पढ़ लिए? अपन ने पढ़ा है अदर सर्विस मॉडल्स के अंदर अपन ने पढ़ा है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस के अंदर आपने पढ़ा है कि यहाँ पे गारंटी दे रहा है कि अच्छी क्वालिटी का कम्युनिकेशन होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को वो खुद ही मैनेज करेगा क्लाउड, अपन को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, तो ज्यादा कैपिटल में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। देन डेटा एज अ सर्विस कि आपको कोई भी डेटा चाहिए, यूजर को चाहिए, सिस्टम को चाहिए, एप्लीकेशन को चाहिए, चाहे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेज, वो डेटा आपको क्लाउड प्रोवाइड करवा रहा है। जितना क्वांटिटी में और जिस तरीके का डेटा काम में लगे उसी तरीके का पैसा आपका चार्ज हो जाएगा। देन सिक्योरिटी एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस, क्लाउड की सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर ट्रांसफर हो रही है ताकि जिसके पास वो सिक्योरिटी है उस पर कोई थ्रेट ना है, उससे बचने के लिए ये नई अप्रोच आई है। आइडेंटिटी एज अ सर्विस की यहाँ पे यूजर को परमिशन मिल जाती है कि आप ऑथेंटिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्लाउड की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड की हेल्प से उसका आईडी पासवर्ड, आपको किसी चीज के लिए एक्सेस करने के लिए अगर आईडी पासवर्ड चाहिए और आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे क्या क्रिएट करूँ उस चीज के लिए आईडी पासवर्ड, तो क्लाउड से अपन वो आईडी पासवर्ड भी उधार में ले सकते हैं। आ गई बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कोई भी डाउट? हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। देखो अपन टेक्नोलॉजीज में अभी तक कौन सी टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके हैं? वर्चुअलाइजेशन पढ़ चुके, ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ चुके, क्लाउड कंप्यूटिंग, 3 कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ चुके। आज अपन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे दैट इज मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल मतलब
जो मूवेबल डिवाइसेस होती हैं, जो मूवेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, उन डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटिंग कर रहे हैं। कंप्यूटिंग मतलब डेटा को ट्रांसफर करना एंड डेटा को रिसीव करना, कोई भी डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम करना, कुछ भेजना, कुछ रिसीव करना, अगर ये सारे काम आप मूवेबल डिवाइस के थ्रू कर पा रहे हैं। मूवेबल मतलब जब आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, एक लोकेशन से दूसरी जगह जब मूव कर रहे हैं, और उस टाइम पे अगर आप ये सारा काम, कंप्यूटिंग का काम परफॉर्म कर पा रहे हैं। कंप्यूटिंग मतलब डेटा को ट्रांसफर करना और उसको रिसीव करना, रिसीव और ट्रांसफरिंग का ये सारा काम आप अगर कर पा रहे हैं, कोई भी प्रोसेसिंग का काम अगर आप कर पा रहे हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल डिवाइसेस कौन सी होती हैं भाई, मूवेबल डिवाइसेस होती कौन सी, लाइक आपके स्मार्टफोन्स, आप अपने स्मार्टफोन से कोई भी डेटा भेज भी सकते हैं, कोई भी डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। आपके लैपटॉप्स, लैपीज, आप उनसे डेटा भेज भी सकते हैं, आप उनसे डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। आपके जो टैबलेट्स होते हैं, उनसे भी डेटा भेजा भी जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है। तो ये डिवाइसेस को मूव कर सकते हैं, आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं डिवाइसेस को काम में लेने के लिए। तो जब मूव करते वक्त अपन डेटा को सेंडिंग और रिसीविंग का काम कर पा रहे हैं, या डेटा प्रोसेसिंग का काम कर पा रहे हैं, तो इसको अपन क्या कह देते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग कह देते हैं। मोबाइल मतलब मूवेबल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल मतलब आपका स्मार्टफोन्स नहीं हुए, मोबाइल मतलब आपकी लैपटॉप्स, आपके टैबलेट्स, ये सब भी आपके मोबाइल्स में आते हैं, मूवेबल डिवाइसेस में आते हैं। देन कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन, पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन। मूवेबल डिवाइसेस में जब एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन करना होता है, तब मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन बेसिकली क्या बताएगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों यूज किया जाता है, क्यों, ताकि रिलायबल और स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके, ताकि रिलायबल और स्मूथ एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन हो सके, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर काम में लिया जाता है। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों काम में लेते हो, रिलायबल और स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सी चीजें आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोटोकॉल्स होंगे लिखे हुए, प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको सर्विसेज लिखी भी रहेंगी कि क्या क्या सर्विसेज आप एक जगह से दूसरी जगह दे सकते हो, बैंडविड्थ होगी कि कितनी आपकी डेटा कैरिंग कैपेसिटी है, ये सारी चीजें कहाँ मेंशन होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेंशन होंगी। तो मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्यों काम में लेते हैं, ताकि रिलायबल और स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है, प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स रेगुलेशंस, सर्विसेज, कितना बैंडविड्थ, कितना डेटा कैरिंग कैपेसिटी होगा, ये सारी चीजें मोबाइल कम्युनिकेशन में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती है। मोबाइल कम्युनिकेशन में ही डेटा का फॉर्मेट भी डिसाइड होता है, डेटा किस फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो भी यहीं पे डिसाइड होता है। डेटा का फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल अगर डेट है, तो डेट आपकी dd, mm, yy वाले फॉर्मेट में एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, या mm, dd, yy वाले एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। कौन सा फॉर्मेट, डेटा किस फॉर्मेट को काम में लेगा, ये सारा फॉर्मेट यहीं पे डिसाइड किया जाता है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन वाली स्टेज पे आप डिसाइड कर लेते हो कि उस डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो पहला कंपोनेंट समझ में आया, मोबाइल कंप्यूटिंग का पहला कंपोनेंट है दैट इज मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बैंडविड्थ एक्सेट्रा, ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन हो सके। सेकंड कंपोनेंट है मोबाइल कम्युनिकेशन का, सेकंड कंपोनेंट है दैट इज मोबाइल हार्डवेयर। सेकंड कंपोनेंट है दैट इज मोबाइल हार्डवेयर। मूवेबल डिवाइसेस के जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, कौन सी होती हैं, ऐसी हार्डवेयर मतलब जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग को, जिसके थ्रू आप मोबाइल कंप्यूटिंग की सर्विसेज को ले सकते हैं या दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं या ले सकते हैं, वो सारी चीजों को मोबाइल हार्डवेयर में डाला गया है। जैसे कि आपके लैपटॉप, लैपटॉप की हेल्प से अपन मोबाइल कंप्यूटिंग की सर्विसेज को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आपके स्मार्टफोन्स, इनकी हेल्प से मोबाइल कंप्यूटिंग की सर्विसेज आप ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो मोबाइल हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप मोबाइल कंप्यूटिंग की सर्विसेज को ले सकते हैं। आपके मोबाइल टावर्स होते हैं जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाएंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स,
किसी भी जो मोबाइल हार्डवेयर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स क्या होते हैं। लाइक आप कोई फोन है, आपका स्मार्टफोन है, आपका स्मार्टफोन के फीचर्स क्या हो सकते हैं। वो स्मार्टफोन की स्क्रीन की साइज कितनी है, उसका फ्रंट कैमरा कितना है, उसका बैक कैमरा कितना है, उसका प्रोसेसर कौन सा डला हुआ है, एंड्रॉइड है तो कौन सा वर्जन एंड्रॉइड का डला हुआ है, उसमें कितनी रैम है, उसमें कितनी सेकेंडरी स्टोरेज है, कितनी हार्ड डिस्क है, रैम 2 GB की, हार्ड डिस्क 64 GB की, और एक्सपैंड कितना कर सकते हो। ये सारी चीजें क्या बताती है, उस मोबाइल हार्डवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, कि कितने समय तक वो चल जाएगा। मोबाइल आपका 1 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा या 2 साल तक नहीं बिगड़ेगा, कितने समय तक वो चीज आपकी चल जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं इसके बारे में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती हैं। जो ये डिवाइसेस होती हैं मोबाइल हार्डवेयर, इनके अंदर रिसेप्टर्स भी होते हैं, इनके पास रिसेप्टर्स भी लगे हुए रहते हैं। रिसेप्टर्स कौन है, रिसेप्टर्स मतलब जो सेंस कर पाएंगे, जो सेंस कर पाएंगे एंड रिसीव कर पाएंगे सिग्नल्स को। वो सेंस कर पाएंगे एंड रिसीव कर पाएंगे। अगर कोई भी सिग्नल आ रहा है तो उनको पता चल जाएगा सिग्नल आ रहा है, उसको वो सिग्नल को रिसीव करने की कैपेबिलिटी उनके पास होती है। एंड जो मोबाइल हार्डवेयर होते हैं वो फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम करते हैं। फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है सेंडिंग और रिसीविंग का काम पैरेलल हो सकता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग का काम पैरेलल हो सकता है। इसी को फुल ड्यूप्लेक्स मोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन है, आप व्हाट्सएप पे किसी को डेटा भेज भी रहे और उसी टाइम पे व्हाट्सएप से आपके पास डेटा आ भी रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम करते हैं, कि सेंडिंग और रिसीविंग का काम ये पैरेलल परफॉर्म कर सकते हैं। तो मोबाइल हार्डवेयर क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू आप एक्सेस कर पा रहे हैं मोबाइल कंप्यूटिंग की सर्विसेज को, उनको मोबाइल हार्डवेयर कहते हैं, जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिफाइंड होगी, इनका साइज, इनका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इनकी प्रोसेसर, इनकी रैम, इनकी सेकेंडरी स्टोरेज, इनको कितना ड्यूरेबल है, कितना और एक्सपेंड कर सकते हैं, ये सब। इनमें रिसेप्टर्स भी लगे हुए रहते हैं जो सेंस कर लेंगे कि कोई सिग्नल आने वाला, और सिग्नल को रिसीव करने की कैपेबिलिटी भी होती है। एंड ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम करते हैं, कि सेंडिंग और रिसीविंग का काम एक साथ किया जा सकता है। कोई भी डाटा उसी टाइम पे भेज रहे हो, उसी टाइम पे कोई डाटा रिसीव भी कर सकते हो, दोनों काम आप एक साथ यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन थर्ड कंपोनेंट है इसका मोबाइल सॉफ्टवेयर। थर्ड कंपोनेंट है मोबाइल कंप्यूटिंग का, दैट इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। दो मिनट, कुछ हैंग हो गया शायद। हाँ जी, सब है ना लाइन पे? हाँ। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका, दैट इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। दो कंपोनेंट्स पढ़ चुके मोबाइल कंप्यूटिंग के आप लोग, एक मोबाइल कम्युनिकेशन, एक मोबाइल हार्डवेयर। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसका 2 मिनट बच्चों, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, थर्ड कंपोनेंट है मोबाइल कंप्यूटिंग का, दैट इज मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर मतलब जो
उस मोबाइल हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को चलाने के चाहिए, उसको मोबाइल सॉफ्टवेयर कह देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एंड्रॉइड चाहिए कोई मूवेबल डिवाइस को चलाने के लिए, अपने स्मार्टफोन्स को चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए आपको विंडोज चाहिए, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए उसको मोबाइल सॉफ्टवेयर कह दिया जाता है। मोबाइल सॉफ्टवेयर में आप एप्स को भी मोबाइल सॉफ्टवेयर कह सकते हो। एप्स मतलब ऐसी एप्लीकेशंस जो मूवेबल डिवाइस पे चलती हैं उनको एप्स कह देते हैं। इन एप्स की वजह से रिस्क भी बढ़ गया है। एप्स की वजह से कोई भी रिस्क आ सकता है, कोई मालवेयर आ सकता है, कोई वायरस आ सकता है। इन एप्स की वजह से ये सारा प्रॉब्लम आपकी आ सकती है। तो 3 कंपोनेंट्स पड़े हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के। पहला पड़ा है मोबाइल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? मोबाइल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्रोटोकॉल सर्विसेज बैंडविड्थ लिखी हुई रहेंगी, वहीं पे डेटा फॉर्मेट भी डिसाइड होगा ताकि स्मूथ और रिलायबल कम्युनिकेशन हो सके। देन मोबाइल हार्डवेयर, जिन डिवाइसेस के थ्रू आप मोबाइल सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं उनको मोबाइल हार्डवेयर कह देते हैं। देन ये रिसेप्टर्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे, वो सेंस कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं सिग्नल्स को, एंड वो फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस हार्डवेयर को चलाने के लिए चाहिए उसको मोबाइल सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो एप्स उस पर चलेंगी हार्डवेयर, उन सबको मोबाइल सॉफ्टवेयर कह देते हैं। उन एप्स की वजह से रिस्क बढ़ गया, वायरस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देन वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग में एक्चुअली काम कैसे होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग में काम कैसे होता है? यूजर क्या करता है? कोई भी यूजर है वो कोई भी डेटा को एंटर करेगा, या तो डेटा को डालेगा या उसको डेटा को एक्सेस करना है। यूजर जो है वो डेटा को एंटर करेगा या एक्सेस करेगा। कैसे एंटर करेगा? कोई ना कोई उसको एप्लीकेशन चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जहां वो डेटा डाल सके। तो जो उसके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब आपकी मूवेबल जो डिवाइस है उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू यूजर कोई भी डेटा, कोई भी चीज को एक्सेस करने के लिए डेटा डाल देगा। अब क्या होता है, जैसे यूजर ने वो डेटा डाला तो उसके बाद ये डेटा कहाँ ट्रांसमिट कर दिया जाता है? ये डेटा कहाँ पे चला जाएगा? ये डेटा हैंडल डिवाइस से चला जाएगा टू द साइट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास ये डेटा चला जाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब आपके कंप्यूटर कोई पड़ा है, उसका कोई डेटा है, आपको उसको एक्सेस करना है। इंफॉर्मेशन सिस्टम जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, कैसा कंप्यूटर, वहां से यहाँ से वहां डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर, आपके फोन से डेटा आप किसी कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से, इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब मैं पूरे कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, तो या फिर कंप्यूटर से मेरी हैंडल डिवाइस में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, या मेरे मोबाइल फोन से किसी भी कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ मेथड्स काम में लिए जाते हैं। डेटा को हैंडल डिवाइस से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए कुछ मेथड्स काम में लिए जाते हैं, जैसे कि आरएफ टेक्नोलॉजी होती है। आरएफ टेक्नोलॉजी काम में ले सकते हो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी काम में लिया जा सकता है डेटा को आपके मूवेबल डिवाइस से कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए। कंप्यूटर का नाम यहाँ पे क्या दिया? इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, आप अपने मोबाइल फोन से उसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हो और वहां से आपके मोबाइल फोन में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक मेथड है जैसे आरएफ टेक्नोलॉजी, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। समझ में आया? देन एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। जो अपन ये मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं या इसकी क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग के क्या एडवांटेजेस, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? पहला एडवांटेज, रिमोट एक्सेस। रिमोट मतलब कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर सकते हो। तो जो मोबाइल वर्कफोर्स है, मोबाइल वर्कफोर्स मतलब जो मूवेबल डिवाइस पे जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज जो मूवेबल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी कोविड-19 की वजह से हर बंदा मोबाइल वर्कफोर्स बन गया। हर बंदा अपने घर से बैठ के ऑफिस का काम कर रहा है। वर्क एट होम हो रहा है सबका। वर्क एट होम मतलब घर पे बैठे हुए आप ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो आप रिमोट, घर पे बैठे हुए आप कहीं ऑफिस का डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो ऑफिस के अंदर डेटा पड़ा था। तो यहाँ पे मोबाइल वर्कफोर्स, जो मूवेबल डिवाइस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो मूवेबल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, वो रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। किस चीज को रिमोट एक्सेस कर सकते हैं? वर्क ऑर्डर डिटेल्स।
कोई ऑर्डर आया, किसी भी यूजर का कोई ऑर्डर आया, तो उस ऑर्डर की डिटेल्स को वो कहीं से भी बैठे हुए कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से ऑर्डर आया वो एक्सेस कर सकते हैं, जयपुर का ऑर्डर है कि दिल्ली का ऑर्डर है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उस बंदे का एड्रेस क्या है, उस बंदे का फोन नंबर क्या है, वो एक्सेस किया जा सकता है। कब तक मुझे उसका ऑर्डर खत्म करके देना, रिक्वायर्ड कंप्लीशन डेट क्या होगी, कि मुझे कौन सी तारीख तक उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड वारंटी कितनी क्या देनी है, कैसा क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ आपने क्या स्टैब्लिश किया है। तो ये सारी चीजें मोबाइल वर्कफोर्स रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली मतलब कहीं भी बैठे हुए आप ऑर्डर की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हो, कि कहाँ से ऑर्डर आया, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी, कब उसको ऑर्डर खत्म करके देना है, कितनी क्या वारंटी देनी है, उसके साथ क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ये सारी चीजें जो एम्प्लॉय है जो मूवेबल डिवाइस पे काम कर रहा है वो कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट क्या है कि जो मोबाइल सेल्स पर्सनल है, जो मूवेबल डिवाइसेस है, सेल्स पर्सनल, जो सेल्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होंगे जो मूवेबल डिवाइस पे काम कर रहे हैं, वो अपडेट कर सकते हैं चीजों को, रियल टाइम पे अपडेट किया जा सकता है। रियल टाइम पे हाथ की हाथ आप किसी भी चीज को अपडेट कर सकते हो। अगर कोई सामान बिक गया तो हाथ के कंप्यूटर में अपडेट हो सकता है कि ये सामान बिक चुका है, इस सामान का ऑर्डर आ चुका है, ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी अपडेशन करने हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सर्विसेज को भी एक्सेस कर सकते हैं कहीं से कभी भी। कॉर्पोरेट सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्विसेज हैं उसको भी बंदा कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकता है मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से। कॉर्पोरेट नॉलेज बेस को भी आप एक्सेस कर सकते हो कभी भी कहीं से भी। आप मतलब एम्प्लॉइज, नॉलेज बेस का मतलब क्या होता है, नॉलेज बेस का मतलब कंपनी का जो डेटाबेस है वो बंदा एम्प्लॉय, आज जो वर्क एट होम हो रहा है, लोग अपने लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो लैपटॉप से वो कंपनी का जो डेटाबेस था उसको लैपटॉप से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो कॉर्पोरेट नॉलेज बेस मतलब डेटाबेस को कहीं से भी आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो अगर मोबाइल कंप्यूटिंग है तो इससे क्या हुआ, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो गई। मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से जो भी काम करने का तरीका है उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिले आपको मोबाइल कंप्यूटिंग के, क्या क्या बेनिफिट्स मिले। रिमोट एक्सेस, जो मोबाइल वर्कफोर्स है, जो बंदा मूवेबल डिवाइस पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कहीं से भी ऑर्डर की डिटेल्स को एक्सेस कर सकता है, कहाँ से ऑर्डर आया, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कब खत्म करके देना है, क्या वारंटी क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देन जो सेल्स पर्सनल है वो कोई भी चीज को हाथ की हाथ अपडेट कर सकता है। अगर कोई सामान बिक गया, उसका ऑर्डर प्लेस हो गया, तो वो कंप्यूटर में हाथ की हाथ उसकी एंट्री कर सकता है कि ये बंदे का ये ऑर्डर है। कॉर्पोरेट सर्विस को कहीं से बैठे हुए कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए जो वर्क फोर्स है, जो लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो इम्प्रूव हो गई है। ठीक है। देन लिमिटेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, जो ये मोबाइल कंप्यूटिंग आप कर रहे हो, जो मूवेबल डिवाइस के हेल्प से जो कंप्यूटिंग कर रहे हो, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली लिमिटेशंस है इनसफिशिएंट बैंडविड्थ। इनसफिशिएंट बैंडविड्थ मतलब आपके जो मूवेबल डिवाइसेस पे है उसका इंटरनेट कनेक्शन, उसकी इंटरनेट की स्पीड कभी भी इतनी फास्ट नहीं होती जितनी फास्ट इंटरनेट की स्पीड आपकी जो डेस्कटॉप्स होते हैं उनकी हो सकती है। तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस स्लोवर होगा, इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम होगी, चाहे आप कितने भी लैन लगा दो, पर वो लैन जो है वो लिमिटेड एरिया में ही आपको सर्विस दे सकता है, और उस लिमिटेड एरिया में ही सर्विस दे सकता, ज्यादा एरिया में वो आपको लैन सर्विसेज भी नहीं दे सकता। तो बैंडविड्थ आपको उतना सफिशिएंट नहीं मिलता जितना डेस्कटॉप पे जो बैंडविड्थ मिलेगा, तो नेटवर्क कैरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पे नहीं आपको मिल सकती मोबाइल कंप्यूटिंग में। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम रहेगी मोबाइल कंप्यूटिंग में। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्यों रही, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग है तो हर बंदा वीपीएन को काम में ले रहा है। वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि कंपनी है टीसीएस, कंपनी है टीसीएस, पहले क्या था टीसीएस में, बिफोर कोविड-19, बिफोर लॉकडाउन, टीसीएस में क्या था, उसके एम्प्लॉयज उसकी वहां पे जाकर, ऑफिस में जाकर ही एम्प्लॉय उसके कंप्यूटर को ऑन कर ही काम करते थे, क्योंकि वो बहुत सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन होती थी, तो आप वही कंप्यूटर से ही काम कर सकते थे। मतलब ये जो प्राइवेट नेटवर्क है इसको आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए एक्सेस कर सकते थे, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते थे।
पर अब बिकॉज कोविड-19 आ गया, सब लॉकडाउन हो गया, हर बंदे को वर्क एट होम करना पड़ रहा है, तो टीसीएस कंपनी कब तक बंद रहेगी? उसने उसको अपने एम्प्लॉयज को ये परमिशन देनी पड़ी वीपीएन की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की, कि आप कहीं भी बैठे हुए, आप झुंझुनू में बैठे हुए भी टीसीएस का प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। तो मोबाइल कंप्यूटिंग यही तो है, आप मूवेबल डिवाइस से काम कर रहे हैं, मूव करते करते भी काम कर पा रहे हैं। तो आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे जब काम करेंगे तो सिक्योरिटी का इशू आएगा कि प्राइवेट नेटवर्क को बहुत ज्यादा लोग और कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हैं, अब उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर रहे, तो आपका सिक्योरिटी लूज हो सकती है। ठीक है। पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, अगर आपका लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप ऑन कर रखा है, सपोज मेरी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, सुबह से मेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, सपोज मेरा इन्वर्टर भी बोल गया, इन्वर्टर भी अब नहीं चल रहा, मेरा लैपटॉप अब किसके भरोसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ बैटरी के भरोसे चलेगा। लैपटॉप की जितनी बैटरी होगी उतना ही लैपटॉप चल पाएगा। आपका फोन है, आपके घर में लाइट नहीं आ रही, आप फोन चार्ज कहाँ से करो? आपके पास पावर बैंक नहीं है और सुबह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपका फोन बैटरी लो बोल देगा। आपका फोन की जो लाइफ है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी बैटरी पे, उसके पावर कंजम्पशन पे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस बैटरी को ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं, मतलब वो ऐसी बैटरी वाला सामान खरीदते हैं जिसकी लाइफ लॉन्ग हो, जो लंबे समय तक बैटरी चल सके। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन की प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि बैटरी भी बंद हो गई तो आपका पूरा का पूरा काम रुक जाएगा, काम आगे प्रोसेस नहीं हो सकता, ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ? वेदर खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, नॉइज आ रही है बीच में, तो इस वजह से भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आए और ढंग से आपको सिग्नल्स ना मिल पाए। देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग का? दैट इज हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड, ये तो सब जानते हैं। हेल्थ हजार्ड, सब लोग कहते हैं कि ज्यादा मोबाइल फोन काम में नहीं लेने चाहिए। हर जना कहता है रात को, ऐसा नहीं है कि रात को आप अपने पिलो के नीचे मोबाइल फोन रख के सो, क्यों? रखने से क्या हो जाएगा? मोबाइल फोन्स में कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, इसलिए तो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको मोबाइल फोन्स नहीं दिया जाता, क्योंकि उनमें ऐसी रेज निकलती हैं जिससे उनको बॉडी को हार्म हो सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मोबाइल पे बात करते करते, आप मोबाइल का काम करते करते ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे फोन पे बात करना अलाउ नहीं होता है। एंड लास्ट इसका डिसएडवांटेज है, दैट इज ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस। ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइस, देखो इंसान है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन की स्क्रीन कितनी बड़ी होगी? इतनी बड़ी होगी, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, ऐसे भी चलो इतना बड़ा भी मोबाइल फोन आप लिया तो उसको पकड़ने में दिक्कत आएगी आपको। इतना छोटा सा इंटरफेस है जिससे मुझे इंटरेक्ट करना है। अब इतने छोटे से इंटरफेस में देखना हर चीज पढ़ना हर बंदे के लिए आसान नहीं है, मुश्किल होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें दिखती हैं, उनको बड़ा करके देख सकते हैं पर फिर भी आपके लिए उनको यूज करना मुश्किल है। अगर इस मोबाइल फोन में आप कुछ लिखना चाहते हैं, कीबोर्ड पे, मोबाइल फोन के कीबोर्ड पे कुछ लिखना चाहते हैं, आज मम्मी पापा है अपने, तो उनको लिखने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे छोटे से लेटर्स आते हैं, उनको कैसे क्या प्रेस करें, उनको दिक्कत होती है। आजकल स्पीच रिकॉग्निशन का आ गया कि आप बोलो और हाथ के हाथ वो मोबाइल चीज ओपन हो जाएगी। पर स्पीच रिकॉग्निशन की फैसिलिटी को सबको यूज करना नहीं आता, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे यूज में लेना है। तो इंटरफेस बहुत छोटा होता है, तो उसको यूज करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो क्या क्या आप लिमिटेशंस पढ़े अपने मोबाइल कंप्यूटिंग के? पहला अपन ने पढ़ा इनसफिशिएंट बैंडविड्थ, कि स्पीड इतनी अच्छी नहीं आएगी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की जितनी आपकी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की स्पीड आ सकती है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम लगेगी कि सब लोग वीपीएन के थ्रू काम करेंगे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपका प्राइवेट नेटवर्क हर जगह वर्चुअल हो गया तो सिक्योरिटी लूज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पावर कंजम्पशन, आपकी लाइफ ही किस पे डिपेंड करती है? बैटरी पे डिपेंड करती है, बैटरी भी गई तो पूरा चीज रुक जाएगी। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, वेदर खराब हो गया, नॉइस आ गई तो अच्छे से सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। हेल्थ हजार्ड, उसमें ऐसी रेज निकलती हैं जिससे आपको हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पे बात करना अलाउ नहीं होता, क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ह्यूमन इंटरफेस विद द डिवाइस, जो डिवाइस है वो बहुत छोटा इंटरफेस होता है, उसका बहुत छोटा इंटरफेस होता है, तो लिखने में दिक्कत आती है। कुछ भी नया आपको लिखना है, आपको बोलकर बताना है, तो उसको आपको सीखना पड़ता है, तो उसमें आपको दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये अपन ने पढ़ा मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
आ गई समझ में बात? छोटा सा कंप्यूटिंग और पढ़ते हैं, और थोड़ा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन, सब लोगों ने नाम सबको पता होगा, ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन, मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें होनी चाहिए, ग्रीन कंप्यूटिंग का काम है। जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन करते हैं। कोई भी कंप्यूटर है, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा लगती है। नेचुरल रिसोर्स कब कब लगेगी? रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है। कोई भी कंप्यूटर बनाने में जब मैन्युफैक्चर होता है कंप्यूटर, तब आपका रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है। जब आप उसको रन करते हैं तो उसमें पावर आपका बहुत ज्यादा लगेगा। जब आप उसको डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज मतलब वो खत्म हो गया, वो काम का नहीं है, कंप्यूटर आपका खराब हो गया, तो उसको डिस्पोज कैसे क्या करें, उसकी लाइफ एंड हो रही है तब उसको कैसे क्या डिस्पोज करें, इसमें अपन को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। तो कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज काम में ले रहे हैं। रॉ मटेरियल बहुत लगेगा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, पावर बहुत लगेगा रन करते टाइम पे, डिस्पोज कैसे क्या करें ताकि आपके एनवायरमेंट को हार्म ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपन ध्यान रखते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग में कि हम ऐसा कंप्यूटर डिजाइन करें, हम ऐसा कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करें, हम ऐसे कंप्यूटर को यूज में लें, हम इस तरीके से कंप्यूटर को डिस्पोज करें, मतलब हम इस तरीके से मॉनिटर बनाएं, कंप्यूटर की जो भी डिवाइसेस है इस तरीके से आप प्रिंटर बनाओ, इस तरीके से आप कीबोर्ड बनाओ कि वो एफिशिएंटली उनका इम्पैक्ट डिस्पोज करते टाइम, उनका इम्पैक्ट एनवायरमेंट पे मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट होना चाहिए। एनवायरमेंट पे मिनिमम इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब एनवायरमेंट को उनकी वजह से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। इसी चीज को ग्रीन कंप्यूटिंग कहते हैं कि आपका कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, बनते वक्त, उसको यूज करते वक्त, उसको डिस्पोज करते वक्त इस तरीके से आप काम में लेंगे कि आपका जो एनवायरमेंट है उसको ज्यादा हार्म नहीं होना चाहिए, उसको कम से कम हार्म होना चाहिए। ग्रीन, गो ग्रीन, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर होना चाहिए, एनवायरमेंट को उसकी वजह से कोई पोल्यूशन कुछ भी हार्म नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों आप ग्रीन कंप्यूटिंग करते हैं, क्यों अपन ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को हार्म ना हो, मतलब क्यों? आपका एम होता है कि हम हजार्डियस मटेरियल कम से कम काम में ले। हजार्डियस मतलब जिनसे नुकसान हो सकता है, ऐसी चीजें आप कम से कम काम में लो। आप मैक्सिमाइज करो एनर्जी एफिशिएंसी को, मतलब जो एनर्जी, जो पावर कंजम्पशन, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। एफिशिएंसी को आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो उस प्रोडक्ट की लाइफ टाइम के टाइम पे। रिसाइक्लेबिलिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट मतलब वेस्ट से कुछ यूजफुल बनाना। तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो भी कंप्यूटिंग की डिवाइसेस है, चाहे मॉनिटर्स हो, चाहे प्रिंटर्स हो, चाहे कीबोर्ड्स हो, वो रिसाइक्लेबल होने चाहिए, वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल का तो मतलब होता है कि मशीन के अंदर अगर जमीन में करोगे, उनको डालोगे तो वो अपने आप ही जमीन में डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और रिसाइकल मतलब अगर उनको अपन रिसाइकल करना चाहें, खराब से कुछ यूजफुल बनाना चाहें, तो वो यूजफुल भी बन सके। एंड फैक्ट्री का जो वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो सके, इसलिए अपन ग्रीन कंप्यूटिंग का काम में लेते हैं। तो क्यों आप ग्रीन कंप्यूटिंग का कंसेप्ट काम में लेते हैं? ताकि हम कम से कम हजार्डियस मटेरियल बनाएं, एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, सामान जो है वो रिसाइकेबल या बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, एंड फैक्ट्री का जो वेस्ट आ रहा है वो आपका कम से कम आना चाहिए, ठीक है। देन ग्रीन कंप्यूटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस में याद होंगे बेटा स्टेप्स है तो, ठीक है। ग्रीन कंप्यूटिंग करने के लिए, ग्रीन कंप्यूटिंग को यूज में लेने के लिए आपके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि ग्रीन कंप्यूटिंग प्लान बनाओ। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए एक प्लान बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग का प्लान बनाया जाता है। प्लान, प्लान कौन बनाएगा? जो भी बंदा, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो कंप्यूटर बना रहा है, वो उस ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए प्लान बनाएगा कि मैं कैसा कंप्यूटर बनाऊं कि फ्यूचर में वो कंप्यूटर एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। प्लान, प्लान के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, प्लान के अंदर वो किस किस बारे में प्लान बनाएंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे प्लान के अंदर? चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का मतलब किन किन चीजों को चेक करना है हमें, हमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, किन किन चीजों को चेक करना है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुंचाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन रहे नहीं बन रहे, ये प्लान के अंदर होगा। रिसाइकलिंग पॉलिसी, हमारी रिसाइकलिंग पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं, कैसे हमारा सामान रिसाइकिल होगा,
Then recommendation for disposable of used equipments. Recommendation for डिस्पोजेबल, फॉर डिस्पोजेबल कि डिस्पोजेबल होने चाहिए, जो यूज इक्विपमेंट्स हैं वो डिस्पोजेबल होने चाहिए। हमने क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं उस प्लान के अंदर हम ये इंक्लूड करेंगे, जो स्टेक होल्डर है वो इंक्लूड करेगा कि डिस्पोज, वो सामान किस तरीके से यूज होने के बाद वो किस तरीके से कैसे डिस्पोज होगा, उसका रिकमेंडेशन उसमें दिया हुआ होना चाहिए। गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं वो आपके प्लान में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट कहता है कि आपका प्रोडक्ट इतना इतना, मतलब अगर एनवायरनमेंट का इतने लिमिट तक का है तो ठीक है, इससे ज्यादा हुआ तो हम आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वो हमें पता होनी चाहिए, वो प्लान में हम इंक्लूड करेंगे। एंड आप खरीदो, जब भी कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हो तो वो ग्रीन कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट खरीद के लाओ। ग्रीन कंप्यूटिंग का इक्विपमेंट खरीद के लाओ मतलब जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। आपको कुछ कंप्यूटर बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो सामान भी ऐसा खरीद के लाओ जो ग्रीन कंप्यूटिंग रिलेटेड हो, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। देन आईटी कम्युनिटी, जो आपका आईटी डिपार्टमेंट है कंपनी का, उनको आप एनकरेज करो, कि ज्यादा से ज्यादा अपन को ग्रीन कंप्यूटिंग पे काम करना है, ज्यादा से ज्यादा अपन को ऐसे कंप्यूटर्स पे काम करना है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। देन ऑनगोइंग कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑनगोइंग कम्युनिकेशन मतलब लगातार लोगों को समझाते रहो, लगातार आपके कैंपस में जितने लोग हैं उनको समझाते रहो कि हमें, अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर्स काम में लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे, हमें इसका ये एडवांटेज होगा। लोगों को अगर कंटिन्यू समझाते रहेंगे तो लोग उसको यूज में लेना ज्यादा पसंद करेंगे। तो कंटिन्यू लोगों को समझाते रहो कि आपको ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपोनेंट्स काम में लेने हैं ताकि आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देन आप पावर यूसेज कितना, क्या हम पावर को यूज करेंगे। पेपर का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए आपका, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि सब कुछ पेपर के बिना हो जाए, पेपर कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए। एंड जो भी आप नया इक्विपमेंट खरीद के ला रहे हैं, जो पुराना इक्विपमेंट है उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग होनी चाहिए। नया इक्विपमेंट एंड पुराने इक्विपमेंट की प्रॉपर आपकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें अपन प्लान में लिखेंगे कि कुछ भी मेरा अगर नया इक्विपमेंट है या पुरानी मशीन है उसकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए। एंड ज्यादा से ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग को काम में लो। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग से एक ही रिसोर्स को जब मल्टीपल लोग काम में लेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा और आपका एनवायरनमेंट को उतना हार्म भी नहीं होगा। तो उसका एफिशिएंट यूज हो सकता है, उस हार्डवेयर का एफिशिएंट यूज हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को काम में लो। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए। तो स्टेक होल्डर्स उस प्लान में क्या क्या लिखेंगे, चेकलिस्ट, किन किन चीजों को चेक करना है कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रही है नहीं कर रही। रिसाइकलिंग पॉलिसी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कोई सामान को कैसे डिस्पोज करना है वो चीज लिखी हुई है या नहीं है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है। अगर आप कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं तो वो ग्रीन कंप्यूटिंग के अकॉर्डिंग ही खरीदो ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली सामान खरीदो। आपके जितने आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको एनकरेज करो कि ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रीन कंप्यूटर्स पे काम करना है ताकि आपके एनवायरमेंट को हार्म कम हो सके। लोगों को कंटिन्यू समझाते रहो कि अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पावर यूसेज कम से कम होना चाहिए, पेपर का कंजम्पशन कम से कम होना चाहिए, नया और ओल्ड कोई इक्विपमेंट है तो उसको कैसे रिसाइकिल करना है ये भी सब प्लान में लिखा हुआ रहेगा। एंड आप कितना क्या क्लाउड कंप्यूटिंग काम में ले रहे हैं, कोशिश करो जहां मैक्सिमम हो वहां क्लाउड कंप्यूटिंग काम में लो ताकि ताकि आपकी जो हार्डवेयर हैं वो ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके और आपको एनवायरनमेंट को कम हार्म हो सके। तो पहला स्टेप आपने कर लिया, प्लानिंग कर लिया अपन ने हर चीज की, ग्रीन कंप्यूटिंग के लिए प्लान बना लिया। सेकेंड स्टेप है रिसाइकिल। सेकेंड स्टेप है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब जो आपका ई वेस्ट है डिस्पोज करो ई वेस्ट को। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स, आपका कीबोर्ड, आपका माउस, जो भी ई वेस्ट है उसको आप डिस्पोज करो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गाइडलाइंस, जो आपकी कंट्री की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग डिस्पोज करो। आपकी स्टेट की गाइडलाइंस है या आपकी जो लोकल गाइडलाइंस है, लोकल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग अपने ई वेस्ट को डिस्पोज करो। आप इस तरीके से डिस्पोज करो जो भी आपका अनवांटेड सामान है, अनवांटेड है या कुछ सामान जो खराब हो चुका, जो यूज में आ चुका है, उसको इस तरीके से डिस्पोज करो कि एनवायरनमेंट को उसकी वजह से हार्म कम से कम हो।
उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स कम से कम आए, इस तरीके से उस चीज को डिस्पोज करो। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी बना रहे हैं आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स, आपके कीबोर्ड्स, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, बनाते वक्त हमेशा हमेशा ऑफर करें क्या, एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ कि जब कीबोर्ड की लाइफ खत्म हो गई, कीबोर्ड चलना बंद हो गया, वो ठीक नहीं हो सकता, उस चीज को कैसे क्या डिस्पोज करना है, मैन्युफैक्चरर हमेशा उस चीज को अपन को बताए। प्रोडक्ट देते वक्त मैन्युफैक्चरर के उस प्रोडक्ट के उस पर लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको खत्म कैसे करना है, एंड जब ये प्रोडक्ट एंड हो जाएगा तो उस चीज को डिस्पोज कैसे करना है। एंड आप अपने कंप्यूटर्स को रिसाइकिल करो अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। जो मैन्युफैक्चरर कहता है कि इस तरीके से ई वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है, उस तरीके से डिस्पोज करो। तो रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, आप अपने ई वेस्ट को डिस्पोज करो अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गाइडलाइंस, अकॉर्डिंग टू द स्टेट गाइडलाइंस या अकॉर्डिंग टू द लोकल गाइडलाइंस। इस तरीके से डिस्पोज करो अनवांटेड चीजों को कि उससे हार्मफुल इफेक्ट्स आपके कम से कम हो। मैन्युफैक्चरर्स जो है जब भी सामान बना रहे हैं तब बनाते वक्त वो हमेशा बताएं कि सर सामान की लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो उसको कैसे डिस्पोज करना है। और जब भी आप रिसाइकिल करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को, तो मैन्युफैक्चरर ने जो बताया उसी के अकॉर्डिंग उसको रिसाइकिल करो। आगे बात समझ में, अपन ने 2 स्टेप्स पढ़ लिए ग्रीन कंप्यूटिंग के।